सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अगेन मैं डिस्कस करने वाला हूँ आईटीसी रिवर्सल और रीक्लेम के ऊपर, जो मैं प्रीवियस वीडियो में इसके ऊपर कंप्लीटली डिस्कस किया था। सूरत से हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियो रेगुलर बेसिस पे वॉच करते हैं। उनका मेरे को प्रीवियस वीडियो के बाद एक कमेंट आया था, कॉल आया था बकायदा। तो इस टॉपिक पर मैं और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आज बात करूँगा, क्योंकि कुछ हमारे बीच में डिस्कशन हुआ था और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी वो चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आप इनवर्ट सप्लाई के वक्त जो भी टैक्स चुकाते हैं, और आप अगर एक रजिस्टर्ड रेगुलर टैक्स पेयर हैं, तो सामने वाला पार्टी आपसे जो भी टैक्स लेता है आपके लिए वो इनपुट टैक्स कहलाता है। इनपुट टैक्स का जीएसटी में प्रोविज़न क्या होता है कि इनपुट टैक्स आपको अपनी लाइबिलिटी में से घटाने को मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि सप्लायर अपना GSTR-1 फाइल करेगा टाइमली, आपको एज अ रेसिपिएंट वो एंट्रियाँ आपकी IMS डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट करेगी, उनको आप वहाँ से एक्सेप्ट करोगे। वो एंट्री आपकी GSTR-2B और 3B में पहुँचेगी, ITC टेबल में पहुँचेगी, GSTR-3B में, टेबल नंबर 4 में। और आप टेबल नंबर 4A3 में, याद रखिएगा, जो RCM की ITC होती है वो आपको टेबल नंबर 4 के A के थर्ड पॉइंट में आप क्लेम करते हो। ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है हमने। और जो फॉरवर्ड चार्ज में जो लाइबिलिटी होती है वो हम टेबल नंबर 4A के 5 पॉइंट में ऑल अदर ITC में हम उसको क्लेम करते हैं। तो ITC क्लेम करने का मतलब है कि हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर किया और उसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से अब हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी का क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। तो मैं अपकमिंग वीडियो एक ऐसा भी बनाने वाला हूँ जहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा एक हमारे कोर्स के सब्सक्राइबर है, सन्नी नाम है। उन्होंने ये काफ़ी दिनों पहले एक क्वेरी की थी कि सर हमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैसे बुक्स में साथ साथ चलाना है। क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसे अक्टूबर 2024 का कोई परचेज का बिल हम मिस कर गए, उसकी हमने इनपुट नहीं ली, और वो इनपुट अब हम अप्रैल 2025 में आके क्लेम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी बुक्स में तो वो इनपुट खड़ी हो गई, लेकिन पोर्टल पर आकर अब जाके दिख रही है। तो उसको हमें कैसे पोर्टल के साथ अपनी बुक्स को चलाना है, या बुक्स में जो एंट्री चल रही है वो पोर्टल पे कैसे मैच करना है। तो इसका पूरा सिस्टम, मैं एक प्रोजेक्ट इसका बना रहा हूँ और वो प्रोजेक्ट से मैं एक क्लास लूँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि ये कैसे आप अपनी बुक्स में अपनी अकाउंटिंग चला सकते हैं, और ITC लेजर को, क्रेडिट लेजर को कैसे आप अपनी बुक्स के साथ एग्जैक्टली मैच कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत जल्दी अपकमिंग वीडियो मेरा GST पोर्टल वर्सेस बुक्स में जो कोर्स हैं उसमें देखने को मिलेगा। मैं अगर आप GST में लिटरली प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली वो कोर्स परचेज करना चाहिए, GST पोर्टल वर्सेस बुक्स। फिलहाल में इस वीडियो में आपको ये समझना है कि आप ITC क्लेम करते हो, लेकिन कुछ परिस्थितियां बनती है जहां पर आपको ITC क्या करनी पड़ती है, रिवर्सल करनी पड़ती है। और फिर जब आप रिवर्सल करते हो तो टेबल नंबर 4 में ही जो B पॉइंट का 1 में आप उसको और 2 में आप उसको रिवर्सल को दिखाते हो। और मैंने ये भी बताया था कि जो 1 में दिखाते हैं वो नॉन रिक्लेमेबल होता है, जिसको आप रिक्लेम नहीं कर सकते, और जो 2 में दिखाते हैं वो रिक्लेम किया जा सकता है, ऐसी ITC दिखाते हैं। तो अब आप समझिए, यहां पर मैं आपके सामने आज थोड़ा सा इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल और रिक्लेमेबल की जो पिक्चर बनती है, और किन किन कंडीशंस में ITC को रिवर्स किया जाता है, और किन कंडीशंस में आप उसको रिक्लेम कर सकते हो, और किन कंडीशन में आप उसको रिक्लेम नहीं कर सकते हो, इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल अंडर GST किन किन कंडीशंस में होता है, ITC रिवर्सल किन किन कंडीशन में होता है। पहली कंडीशन होती है कि जब भी आप सप्लायर को, सामने वाले सप्लायर को सप्लाई रिसीव करने के बाद 180 दिन तक आप उसको पेमेंट नहीं कर रहे हो, सप्लायर को क्या नहीं कर रहे हो, पेमेंट नहीं कर रहे हो। अब आप इसको ऐसे समझिए कि आपने अक्टूबर 2024 में कोई परचेज की थी और आपने उसकी क्रेडिट क्लेम कर दी कब, नवंबर 2024 में GSTR-3B में आपने उसकी इनपुट ले ली, जबकि आपको सप्लायर को पेमेंट किया जाना बाकी था। अब ये अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया और मार्च भी निकल गया साहब। यानी आपने जो सप्लाई रिसीव की, मान लो 1 अक्टूबर को आपने सप्लाई रिसीव की, 6 महीने आपके ये पूरे हो गए,
180 दिन पूरे हो गए, 31 मार्च को आपके 180 दिन मान लो पूरे हो गए, तो आपको 31 मार्च से पहले पहले तो सामने वाली पार्टी को क्या करना था, पेमेंट करना था। 180 डेज में अगर आप अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं करते हैं तो याद रखिएगा आपकी इनपुट आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। अब किसी ने मुझसे ये पूछा था कि सर ये रिवर्स गवर्नमेंट को कैसे पता पड़ेगा रिवर्सल का? आप समझिए, गवर्नमेंट को सप्लायर अगर कंप्लेन करेगा तो आप उस केस में बुरे फंसेंगे, आपको आईटीसी रिवर्सल की एंट्री पास करनी पड़ेगी अपनी बुक्स में। और आईटीसी ये जो रिवर्स करोगे आप, अगर आपने 180 डेज में अपने सप्लायर को नहीं पेमेंट किया तो आपने जो इनपुट ली थी ना नवंबर 2024 में, जो कि अक्टूबर महीने की थी, वो आपको अब जाके जब भी आप ये अप्रैल का रिटर्न फाइल करोगे, अप्रैल 25 का, तो उसमें आपको ये आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। और ये आप समझिए, अभी रिक्लेमेबल पर नहीं आ रहा हूं, रिक्लेमेबल पर भी आऊंगा। अभी सिर्फ ये समझना है कि कौन कौन सी इनपुट किन किन परिस्थितियों में रिवर्स होती है। पहला परिस्थिति क्या है, 180 डेज में सप्लायर को नहीं पेमेंट करने पर हमें अपनी इनपुट रिवर्स करनी पड़ती है। और सामने से चल के कर लें, ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कोई काम आप अपनी इच्छा से कर लेते हो तो ठीक है, लेकिन जब आपको करवाया जाता है तो वो ठीक नहीं रहता है, क्योंकि फिर वहां पर पेनल्टी और ब्याज के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं। समझ रहे हो? और नियम वैसे भी ये कहता है कि 180 डेज में आपने अगर अपनी इनपुट का अपने सप्लायर को नहीं पेमेंट किया तो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेन आपकी इनपुट तो रिवर्स आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आप जब उस इनपुट पर आपको जब वापस से आप उसका पेमेंट करोगे सामने वाली पार्टी को, तो आपको वो इनपुट मय ब्याज चुकानी पड़ेगी, गवर्नमेंट मय उस पर ब्याज एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आप ये समझिए, दूसरा जो पिक्चर बनता है वो क्या बनता है, एग्जेम्प्टेड और नॉन बिजनेस यूज में अगर आपने अपनी वो गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम कर लिया। जैसे आप समझिए, आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के सप्लायर हैं, आपने कोई लैपटॉप बेचने के लिए लेके आए, 10 लैपटॉप लेके आए, और 10 ही लैपटॉप पे आपकी मान लो 1 लाख रुपए की आपने इनपुट क्लेम कर दी। 10 लैपटॉप में से 2 लैपटॉप आप अपने घर के यूज के लिए, एक अपने बेटे के लिए और एक अपनी बेटी के लिए निकाल लिया बिजनेस से। जिस लैपटॉप को आपको जो बिजनेस में इनवर्ड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई थी, जिस पर आप इनपुट क्लेम कर गए थे, उसको तो आपको सेल करना था, आउटपुट लेके गवर्नमेंट को देना था, लेकिन आपने उसको सेल नहीं करके नॉन बिजनेस यूज इस्तेमाल कर दिया, तो आपको नियम अनुसार उस प्रोपोर्शनेट में उन 2 लैपटॉप की जो आईटीसी बनती है वो क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी। तो अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज जिस पर आप आईटीसी क्लेम कर चुके हो, अगर वो पार्टली या फुल्ली एग्जेम्प्टेड सप्लाई या पर्सनल यूज में लेते हो, तो आईटीसी को आपको प्रोपोर्शनेटली क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ये दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट कि ब्लॉक क्रेडिट का मामला है अगर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। अब देखिए, बहुत लोग क्या कहते हैं कि सर अगर ब्लॉक क्रेडिट है तो हमें क्लेम ही नहीं करना। भाई आपको नियम अनुसार तो ब्लॉक क्रेडिट में कोई चीज आ रही है, ब्लॉक क्रेडिट मतलब जिस पे आप इनपुट नहीं ले सकते, तो आपने अगर गलती से उसकी इनपुट क्लेम किए तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और नियम अनुसार तो अगर बुक्स और पोर्टल को साथ साथ में चलाना आपको, तो फिर दोनों में आपको उसकी इनपुट सेम मंथ में क्लेम होगी और सेम मंथ में रिवर्स हो जाएगी। मतलब उसके 2 जगह इफेक्ट आएंगे, क्लेम में भी इफेक्ट आएंगे और रिवर्स में भी इफेक्ट आएंगे। और क्योंकि वो आईटीसी एलिजिबल ही नहीं है, इनएलिजिबल आइटम्स है। कई सारे ब्लॉक क्रेडिट में कई सारे ऐसे गुड्स और सर्विसेज हैं जिन पर आप इनपुट नहीं ले सकते। सर्टेन एग्जांपल्स आर हियर, मोटर व्हीकल, हालांकि इनमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कि अगर वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में यूज आ रही व्हीकल, अगर वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में यूज आ रही है व्हीकल, 13 सीटर कैपेसिटी से ज्यादा उसमें सीटिंग कैपेसिटी है, अगर आप खुद मोटर व्हीकल या ऑटोमोबाइल डीलर हैं, समझ रहे हैं, अगर आप टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर हैं, अगर आप कोई मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग देते हैं, तो दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस जहां पर आप इनपुट ले सकते हैं। अदरवाइज मोटर व्हीकल आर इन द ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ऑफ द CGST एक्ट 2017। मोटर व्हीकल पर आप क्रेडिट नहीं ले सकते। आज आप बिजनेस में BMW लेके आए हैं बॉस, तो आप क्या इनपुट ले पाओगे उसकी? नहीं ले पाओगे, आपको इनपुट क्लेम ही नहीं करनी। तो ब्लॉक क्रेडिट में भी आपका आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, क्लेम किया जाएगा, रिवर्स किया जाएगा। मतलब आपको आईटीसी दिखे भी उसमें अलाउड आईटीसी में दिखाना भी पड़ेगा और रिवर्स भी वापस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो आपके लिए एलिजिबल नहीं है, याद रखिएगा। फूड एंड बिवरेजेस एंड आउटडोर केटरिंग, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर, अगर कोई गुड्स आपका लॉस हो गया, स्टॉलन या डिस्ट्रॉय हो गया, या फ्री सैंपल या गिफ्ट के रूप में आपने बांट दिया, तो सी आपको इस केसेस में आपको इनपुट नहीं लेनी है। और ये आपकी अगर आपको लेनी तो है, मतलब क्लेम करना है और रिवर्स करना है, क्लेम करना है, रिवर्स करना है, याद रखिएगा। ठीक।
ठीक है, क्योंकि बुक्स में तो वो इनपुट नजर आएगी ना, और पोर्टल पे भी नजर आएगी, लेकिन रिवर्स भी सेम टू सेम मंथ में हाथों हाथ क्या करना है, उसको रिवर्स मारना है, जो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं कि ये कैसे करेंगे हम। अब समझिए, क्रेडिट नॉट इश्यूड बाय सप्लायर, ये होता है परचेज रिटर्न का मामला। सप्लायर ने सेल किया आपको और सप्लायर ने क्रेडिट नोट आपको इश्यू किया, मतलब कहीं ना कहीं आपने उसको वापस किया, परचेज रिटर्न किया है, आपने खरीदा था और आपने लौटाया, तो उसके लिए क्या हुआ, सेल रिटर्न हुआ। तो वो बंदा क्रेडिट नोट बनाएगा, तो उस केस में भी आपको आईटीसी क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी। पांचवा केस होता है गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड या डिस्पोज्ड ऑफ। अगर कोई गुड्स का नुकसान हुआ है, कहीं आग लग गई, कहीं चोरी हो गया, कहीं कोई डिस्ट्रॉय हो गया, कहीं बैड हैंडलिंग की वजह से आपका नुकसान हुआ, समझ रहे हैं, कहीं आपको गुड्स बिल्कुल यूजलेस हो गया, डिस्पोज ऑफ करना है बुक से, तो ऐसे केस में आपको आईटीसी क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी, याद रखिएगा, क्योंकि आपने सेल नहीं किया है। कोई भी चीज हम बिजनेस में लेके आते हैं खरीद कर, और अगर हम इनपुट ले रहे हैं तो सरकार तो वेटिंग में, देखो आप समझो, B2B सप्लाई में याद रखिएगा गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स की कस्टडियन होती है। जीएसटी की अर्लियर क्लासेस में मैंने पढ़ाया होगा आपको, B2B सप्लाई के अंदर गवर्नमेंट टैक्स की क्या होती है, कस्टडियन होती है, रेवेन्यू नहीं है उसका टैक्स का, सरकार वेटिंग में है कि टैक्स की ये जो मेरे पास टैक्स आके पड़ा हुआ है, ये मेरा कब होगा, जब वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा गुड्स, B2C में जाके वो चेन खत्म होगी। तो अगर कोई, आप समझो B2B सप्लाई में सप्लायर ने टैक्स लेके सरकार को दिया, लेकिन रेसिपिएंट ने उस टैक्स की क्या ले ली, आईटीसी ले ली, तो गवर्नमेंट तो अभी उस टैक्स को जो पैसा पड़ा हुआ ना, रेसिपिएंट बेनिफिट ले गया, तो गवर्नमेंट के लिए तो वो पैसा उसका अपना है नहीं, जब तक कि वो रेसिपिएंट तक, कंज्यूमर तक नहीं पहुंचे, लास्ट एंड यूजर तक नहीं पहुंचे। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स की कस्टोडियन होती है B2B में। टैक्स का रेवेन्यू गवर्नमेंट का तब होता है जब वो मामला कहां चला जाता है, B2C में चला जाता है। तो अब आप समझिए कि आप भी एक व्यापारी थे, आपने कोई चीज खरीदी, तो ये तो B2B का मामला हुआ, आपने उसकी इनपुट भी ले ली। अब सरकार तो वेटिंग में कि आप भी बेचोगे, आप किसी रजिस्टर्ड को बेचोगे, वो फिर किसी अनरजिस्टर्ड को बेचेगा, या आप डायरेक्ट अनरजिस्टर्ड को बेचोगे। तो गवर्नमेंट वेट कर रही है कि आप उसको सेल करोगे, आप टैक्स लेके सरकार को दोगे, लेकिन आपने उसको सेल ही नहीं किया और अदर पर्पज में यूज में ले लिया, तो फिर भैया आपने उसका बेनिफिट क्यों लिया, आपने इनपुट क्यों ली। एक तरह से आपके मामले में आके ही वो मामला B2C में चला गया था। जब आपने बेचना ही नहीं था तो आपने इनपुट लेना ही नहीं था। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती है कि हम बेचने के लिए लेके आते हैं, लेकिन फिर किसी और यूज में ले लेते हैं, या हम बेच नहीं पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार ने हमें यह फैसिलिटी दे रखी है कि हम अपनी इनपुट को रिवर्स करें। कोई बात नहीं, ली बट रिवर्स करिए। समझ में आ रहा है? ओके भैया, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और पसंद आता है ना कोई भी वीडियो, तो मैं ये भी देखना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आने चाहिए सबके। ओके, चलिए आगे बढ़ते। छठा मामला क्या होता है, इनपुट और कैपिटल गुड्स जो आप जॉब वर्क के लिए भिजवाते हैं। अब देखो, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो मैं बताता हूं। कई बार क्या होता है, हम अपने गुड्स को या कैपिटल गुड्स को प्रोसेसिंग के लिए, ऑल्टरेशन के लिए, या रिन्यूअल के लिए, या कोई चीज का मॉडिफिकेशन के लिए किसी अन्य थर्ड पार्टी को भिजवाते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, आपका बहुत बड़ा क्लोथिंग का बिजनेस है, कपड़े का शोरूम है, रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम है। कोई फैमिली आई है भैया, घर में शादी है, शॉपिंग करने के लिए दुल्हन भी आई है, लाखों रुपए के कपड़े खरीदे आपकी शोरूम से। लेकिन आप सबको पता है कि कपड़ों के मामलों में जब हैवी अपन परचेजिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता हो तो कपड़े वाले, दुकान वाले या शोरूम वाले क्या बोलते हैं कि मैडम आपको ये पसंद आ रहा हो तो अल्ट्रेशन मैं करवा दूंगा, फिटिंग में करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप तो ओके करिए। तो आपको पता है कि शोरूम वालों का ये कॉन्सेप्ट चलता ही चलता है कि आप कोई भी कपड़ा लेने जाओगे, आप उस कपड़े में आपको कुछ अल्ट्रेशन या फिटिंग करवानी है तो आप उसको बोलोगे। अब शोरूम में तो वो काम हो नहीं रहा है, तो ये जो शोरूम वाले होते हैं ये क्या करते हैं, किसी टेलरिंग या किसी टेलर के साथ इनका क्या रहता है, कोलैबोरेशन रहता है। आपने तो शॉपिंग की, आप तो बिल बनाओ, पेमेंट करो, आपको 2 दिन बाद बुलाया जाएगा। अब ये माल उसको यहां भेजेंगे माप के साथ, और वो बंदा इसको क्या करेगा, अल्टर करेगा, और फिर उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, अल्टर करने के बाद वापस माल इनको भेजे, और यहां से फिर ये माल कस्टमर को जाएगा। राइट, ऐसा होता है।
और कई सारी बिजनेस में ऐसा होता होगा जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स या अपने कैपिटल गुड्स एसेट्स किसी अन्य व्यक्ति को प्रोसेस करने के लिए, रिन्यूअल के लिए या रिपेयर करने के लिए भेजते हो। तो इस केस में इसे कहते हैं गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क। क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को? गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क। और नियम क्या कहता है कि अगर आपने जॉब वर्क के लिए माल भेजा तो 1 साल के अंदर अंदर वापस वो माल जॉब वर्कर द्वारा आपको भेजा जाए, 1 साल के अंदर अंदर। और अगर आपने जॉब वर्क के लिए कोई माल नहीं भेजकर कैपिटल गुड्स भेजा, कोई एसेट भेजी, तो 3 साल के अंदर अंदर वो एसेट वापस जॉब वर्कर आपको भेजा जाए। अगर उसने ऐसा नहीं किया और वो विद इन टाइम पीरियड गुड्स या कैपिटल गुड्स रिटर्न नहीं हुआ तो गवर्नमेंट इसे डीम्ड सप्लाई मान लेगी उसी दिन जिस दिन आपने भेजा था, और उस केस में आपको आईटीसी क्या करनी पड़ेगी? रिवर्स करनी पड़ेगी उस गुड्स की। नियम है। अब आप बोलोगे कि सर सरकार को कैसे पता पड़ेगा कि हमने अल्टरेशन के लिए कोई कपड़े भेजे? आपको इस केस में डिलीवरी चालान बनाना पड़ता है, भेजते वक्त भी और मंगवाते वक्त भी, और इसकी जानकारी आपको आईटीसी के फॉर्म्स में देनी पड़ती है। जब भी आप कोई भी गुड्स जॉब वर्कर को भेजते हो या जॉब वर्कर से वापस मंगवाते हो तो इसके लिए आपको एक अलग से फॉर्म भरना होता है और उसमें यह जानकारी डालनी होती है। क्योंकि जब आप गुड्स भेजोगे या मंगवाओगे तो बिल तो नहीं बनने वाला है, चालान बनेगा, और ये चालान की आउटवर्ड चालान और इनवर्ड चालान की जानकारी आपको एक रिस्पेक्टिव फॉर्म में डालनी होती है। समझ रहे हो? सो अगर जॉब वर्कर से समय रहते माल वापस नहीं आया तो उस माल पर जो भी आपने इनपुट ली थी खरीदते वक्त, इट इज कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई एंड यू हैव टू रिवर्स योर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑलराइट, अगला मामला, चेंज इन यूज ऑफ कैपिटल गुड्स। मेनी टाइम्स, सो मेनी टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं एग्जांपल दे रहा था आपको लैपटॉप का, तो 10 लैपटॉप बेचने के लिए खरीदे थे, लेकिन उसमें से एक लैपटॉप आपने बिजनेस में ही रख दिया कि काउंटर पे कि इससे अब बिलिंग करेंगे। वो पहले का लैपटॉप पुराना हो गया, अब आपने उसको रिप्लेस करके उस 10 में से एक लैपटॉप निकाल के अपनी एसेट बना लिया। होता ना, गुड्स को किस में कन्वर्ट कर देना? एसेट्स में कन्वर्ट कर देना। तो एसेट्स में कन्वर्ट करने का मतलब तो आप अब उसे बेचोगे ही नहीं, तो आपने उसे गुड्स मानते हुए इनपुट जो ली थी आपको उसको भी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझना, आपने ऐसे कैपिटल गुड्स को एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड या पर्सनल यूज के लिए लिया हो। अब ये कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप कह रहे हो कि गुड्स को एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो एसेट्स पे भी तो हमें इनपुट लेने का अधिकार है। मैंने कहा बिल्कुल है। तो यहां पर वो एसेट्स क्या हो, या तो आपने पर्सनल यूज के लिए ले ली या उसका इस्तेमाल पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड सप्लाई में करना चालू कर दिया। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूं। एक डॉक्टर है, घर पे क्लिनिक लगा के बैठा हुआ है, समझना, पेशेंट आते हैं, चेकअप करता है। अब जो आप सबको पता है कि एजुकेशनल और हेल्थ केयर सर्विसेज को जीएसटी में क्या रखा गया है? एग्जेम्प्टेड। अब वो डॉक्टर ने अगर लैपटॉप लिया और उस पर उसने अगर लैपटॉप लेते वक्त सामने वाली पार्टी ने उससे क्या लिया? जीएसटी लिया, तो डॉक्टर उसकी इनपुट कैसे क्लेम करेगा? क्योंकि डॉक्टर तो अपनी सर्विसेज क्या दे रहा है? प्योरली एग्जेम्प्टेड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। सो इन दैट केस आपको इनपुट लेने का अधिकार ही नहीं है। गलती से ले ली तो क्या करनी पड़ेगी? रिवर्स करनी पड़ेगी, राइट? अगला मामला 7 पॉइंट पढ़ा चुका हूं। 8वां, फेलियर टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। बहुत लोग रिवर्स चार्ज के नियमों को ध्यान में नहीं रखते, और मेरा यह मानना है कि अगर जीएसटी में आपको कमांड करनी है तो आपको एक तो आईटीसी, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, एक आपको रिवर्स चार्ज आरसीएम, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, एक आपको ब्लॉक क्रेडिट, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, और एक आपको चालान, रिटर्न और अकाउंटिंग, ये प्रैक्टिकल पार्ट हो गया साहब, इनको अच्छे से समझना पड़ेगा अगर मास्टरपीस बनना है तो। दीज आर द टॉपिक्स जिनको आप थियोरेटिकली अच्छा स्ट्रांग करें, एंड दीज आर द टॉपिक्स जिनको प्रैक्टिकली स्ट्रांग करने की जरूरत है। एंड ऑल दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स आर अवेलेबल इन द जीएसटी कोर्सेज दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एज रिकॉर्डेड। आप परचेज कर सकते हैं। एंड मैं तो कह रहा हूं ज्यादा बड़ा कोर्स मत परचेज करिए, एक ही कोर्स खरीद लीजिए, जीएसटी रिटर्न वर्सेस बुक्स,
वन ऑफ द बेहतरीन कोर्स जो कि अभी रनिंग में है, और ये क्लास उसी की है। आज 26 मई को मैं ये क्लास ले रहा हूं 2025 को। रिवर्स चार्ज में अगर आपने कोई टैक्स का पेमेंट नहीं किया, लाइबिलिटी बन रही थी लेकिन नहीं किया, तो आप आईटीसी नहीं ले सकते, क्योंकि आईटीसी इनएलिजिबल हो जाएगी। अगर ली तो रिवर्स करनी पड़ेगी। 8 कंडीशन है जहां पर आप आईटीसी को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। अच्छा, अब रिवर्सल की एंट्री बताता हूं मैं आपको। सॉरी, रिवर्सल की एंट्री बताने से पहले 2 कॉन्सेप्ट और समझने की जरूरत है, और वो एंट्री सर आप पिछली वीडियो में बता चुके हो, मैं वापस से रेक्टिफाई करने वाला हूं थोड़ा सा, क्योंकि अब मैं बुक्स फाइनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को भी शामिल कर रहा हूं। पिछली क्लास में शायद मेरे से वो इग्नोर हो गया था कि जब आप बुक्स को फाइनलाइज करते हैं, मार्च एंड में क्लोज करते हैं, तब आपकी बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम जा रहे हैं, पीएनएल ट्रेडिंग में कौन कौन से आइटम वहां पर खड़े हुए हैं, क्योंकि पीएनएल ट्रेडिंग में तो सारे अकाउंट्स क्लोज होने वाले हैं। तो उस वजह से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने अगेन लिया आज, और ज्यादा इलेबोरेट तरीके से मैं यहां पर बता रहा हूं। कौन कौन सी आईटीसी आप रिक्लेम कर सकते हो, ये 4 कंडीशन में हम आईटीसी रिक्लेम कर सकते हैं। अगर हमने सप्लायर को 180 दिन में पेमेंट नहीं किया था और उस वजह से हमें आईटीसी क्या करनी पड़ी, रिवर्स करनी पड़ेगी, और बाद में जब हम उसको पेमेंट कर देंगे सप्लायर को, तो हम आईटीसी को क्या कर पाएंगे, पूरी तरह से रिक्लेम कर पाएंगे। पेमेंट करने पर आपको वापस से रिक्लेम करने का अधिकार है, राइट। दूसरी कंडीशन, आईटीसी रिवर्सल ड्यू टू एग्जेम्प्टेड नॉन बिजनेस यूज। अगर आपने कोई भी आईटीसी एग्जेम्प्टेड सप्लाई या नॉन बिजनेस यूज की वजह से क्या कर ली थी, प्रोपोर्शनेटली या पार्शियली क्या कर ली थी, रिवर्स कर ली थी, तो अगर आगे जाके ये सप्लाई टैक्सेबल हो जाती है या आप वापस से इसको बिजनेस यूज में ले लेते हो, तो आप प्रोपोर्शनेट आईटीसी को रिक्लेम कर सकते हो। आपको लगा कि यार मेरा एक लैपटॉप में घर में बच्चे के लिए यूज में कर रहा हूं, तो आपने आईटीसी किसी रिटर्न में क्या कर दी, रिवर्स कर दी, और 2-5 दिन में 10 दिन में या वापस आपने वो लैपटॉप को बिजनेस यूज में लेना शुरू कर दिया, या फिर उसको आपने अब तय किया कि मैं इसको बेच देता हूं यार, तो वो तो वापस गुड्स के रूप में शामिल हो गया, तो आप आईटीसी को रिक्लेम कर सकते। समझ रहे हो। अब ये लैपटॉप वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा इस पर सूट नहीं कर रहा है, लेकिन आप कई सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जहां पर हमने गुड्स को एक बार पर्सनल यूज में लेना या एग्जेम्प्टेड सप्लाई की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, फिर हमें लगा कि नहीं यार इसको बेच ही देते हैं, तो देन इन दैट केस आप उसको वापस रिक्लेम कर सकते। और क्रेडिट नोट इश्यूड बाय सप्लायर, अगर आपने, आपके सप्लायर ने क्रेडिट नोट इश्यू किया जिस वजह से आपको आईटीसी क्या करनी पड़ी, रिवर्स करनी पड़ी, और फिर सप्लायर को अपनी कोई गलती का एहसास हुआ, और उस, देखिए क्रेडिट नोट हमेशा जरूरी नहीं कि गुड्स के रिटर्न में ही, यानी सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न में ही क्रेडिट नोट बनते हैं। क्रेडिट नोट अन्य रीजन से भी बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं एक बात बताता हूं आपको क्रेडिट नोट बनाने का। मान लो कोई वस्तु आपने खरीदी 100 रुपए प्रति पीस के हिसाब से, सामने वाली पार्टी ने 100 रुपए के हिसाब से क्या बना दिया, बिल बना दिया। बाद में उसको एहसास हुआ कि यार ये बिल ज्यादा वैल्यू से बन गया, ये गुड्स कम वैल्यू से गया, कोई भी वजह से उसको उसकी वैल्यू क्या करनी, कम करनी है, तो उसने 10 रुपए कम करते हुए क्रेडिट नोट बना दिया 10 रुपए का, तो आपके लिए वो आईटीसी रिवर्सल का मामला आ गया, क्योंकि आपके लिए वो परचेज रिटर्न होगी। लेकिन बाद में वापस से उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। हो सकता है भैया ऐसी चीज, ये जो पिक्चर है आपको लगेगा सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, अरे भैया दुनिया भर के बिजनेस, लाखों टैक्स पेयर, किसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता ना, ये मेरे से ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि पूरी इंडिया से बहुत सारे टैक्स पेयर अपने अपने इशू मुझे रेज करते हैं। किसी के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम कई बार हमें भी हंसी आ जाती है कि इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर ली। अब एक ही आज सुबह की बात है, एक जना मुझसे कह रहा था कि सर एक बिल मेरे से मिस हो गया, वो बिल 1 लाख के आसपास की वैल्यू का था, और वो बिल मेरे से आज से 8-10 महीने पहले मिस हो गया। सेल में मैंने अपने GSTR 1 उस वक्त नील भर दिया, जबकि उस वक्त वो एक बिल फटा था। अब मैं क्या करूं बताओ। अरे यार कैसे मिस हो सकता है यार, कभी कभी हमें भी हंसी आ जाती है कि इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है, और 6 महीने 8 महीने बाद याद आ रहा है उसको वो बिल। सो होता है, देखो ये सब चीजें प्रैक्टिकली जब हम करते हैं ना, तो हमसे कई बार गलती हो जाती है, जेन्युइन एरर हो जाते हैं, अनजाने में हो जाते हैं, जानबूझकर भी करते हैं बहुत लोग, फिर जब फंस जाते हैं तब वो निकलने की कोशिश करते हैं। सब तरह के माइंड सेट है। तो ऐसे केस में
बिल की वैल्यू को कम करने के लिए क्रेडिट नोट बनाया, फिर वापस बिल की वैल्यू को किसी और रीजन से बढ़ाने के लिए डेबिट नोट बनाया। तो प्रोपोर्शनेट केस में, उस केस में वापस से आपको आईटीसी क्लेम करने का अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि पहले क्रेडिट नोट बनाया, फिर उसके एवज में क्या बनाया होगा, डेबिट नोट बनाया होगा, तो आईटीसी वापस से रिक्लेम कर सकते हो आप उस केस में सेम बिल पर। जॉब वर्क गुड्स रिटर्न आफ्टर द टाइम लिमिट। अब ये भी समझिए, अभी अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था कि 1 साल के अंदर अगर जॉब वर्कर से वापस माल नहीं आएगा तो हम उस इनपुट को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। लेकिन बाद में 1 साल निकलने के बाद जॉब वर्कर से आपको माल मिल गया तो आपको वापस आईटीसी रिक्लेम करने का क्या होगा, अधिकार होगा। ये 4 ऐसी कंडीशंस होती है जिस केस में आप रिवर्सल की गई आईटीसी को क्या कर पाएंगे, रिक्लेम कर पाएंगे। गॉट इट। और हमेशा आप ध्यान रखना कि जो रिक्लेमेबल आईटीसी है, जिसको आप रिक्लेम कर सकते हो, आपको इस केस में, जब आप इस आज की क्लास आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आज की क्लास में केसेस पता पड़ रहे हैं कि कौन कौन सी आईटीसी, अरे रिवर्स तो हो गई, रिक्लेम की जा सकती है। समझ रहे हो, कौन कौन सी आईटीसी रिक्लेम की जा सकती है। क्लियर। आप समझिए, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी आईटीसी रिक्लेम नहीं की जा सकती। तो एक तो ब्लॉक क्रेडिट कभी भी रिक्लेम नहीं की जा सकती। अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत ऐसी आईटीसी को आप कभी भी रिक्लेम नहीं कर सकते जो गवर्नमेंट ने परमानेंटली इनएलिजिबल कर रखा है जीएसटी में। यू कैन नॉट क्लेम दैट आईटीसी, इवन यू कैन नॉट रिक्लेम अगेन दैट आईटीसी। ब्लॉक्ड है तो ब्लॉक्ड ही रहेगी। सर बताओ कोई एग्जांपल। मैं बताता हूं। आपने अपनी कार का इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, साहब कार का इंश्योरेंस कराया, एनुअल इंश्योरेंस, उस इंश्योरेंस प्रीमियम में जीएसटी गया तो वो इनएलिजिबल है, बिकॉज कार क्या थी, इनएलिजिबल थी। कार ब्लॉक क्रेडिट है तो उस पर किए गए खर्चे भी ब्लॉक क्रेडिट है। आप आईटीसी ले ही नहीं सकते, तो कभी रिक्लेम नहीं की जा सकती, उसको रिवर्स होगी वो, सीधी सी बात है। गुड्स अगर लॉस हो गए, स्टोलन हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, फ्री सैंपल में बांट दिए, आप कभी भी उसको रिक्लेम नहीं कर सकते, याद रखिएगा, क्योंकि आपने उसको बिजनेस बेनिफिट्स नहीं बचा उसका, समझ रहे हो, उसकी क्रेडिट नहीं मिलने वाली है। पर्सनल यूज या फुल्ली एग्जेम्प्टेड सप्लाई में आपने इस्तेमाल कर दिया, आप रिक्लेम नहीं कर पाओगे कभी भी। तो ये 3 ऐसी कंडीशन है जहां पर रिक्लेम आप नहीं कर सकते। अब सवाल जो था, ये क्लास लेने के पीछे मेरा मकसद जो था वो मैं बताने वाला हूं कि सर बुक्स में आपने प्रीवियस क्लास में हमें रिवर्सल की और रिक्लेम की एंट्रियां बताई थी, उसमें कुछ कंफ्यूजन था, तो उस कंफ्यूजन को मैं इस क्लास में दूर करने वाला हूं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अभी अपन बात कर रहे हैं 3 पिक्चर पर। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना जीएसटीआर 3B में, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना, और फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट को, रिवर्स की गई इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिक्लेम करना। अब आप सबको पता है कि जीएसटी पोर्टल पर आईटीसी रिवर्सल का और रिक्लेम का एक लेजर है, जहां पर कब कब आपने रिवर्स की और कब कब रिक्लेम की, उस लेजर में वो एंट्रियां आपको नजर आएगी। और ये 3B में सारी एक्टिविटी होने वाली है आपकी। लेकिन अगर पोर्टल पे नजर आ रही है तो मेरी बुक्स में भी उन लेजर्स का मिलान होना बहुत जरूरी है। अब आप ये समझिए कि आईटीसी क्लेम करने की एंट्री क्या होती है साहब। जब हम इनपुट लेते हैं तो हम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करते हैं, हम अपनी बुक्स में ऑब्वियस ही बात है, हम आईटीसी कब क्लेम करते हैं, कुछ परचेज करते वक्त, कोई एक्सपेंस करते वक्त, या जैसे परचेज, एक्सपेंस और कैपिटल गुड्स को जब हम बाई करते हैं तब हम अपन क्या करते हैं, इन इनपुट्स के लेजर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। CGST, HGST और टू व्हाटएवर, मान लो यहां पर आप सप्लायर या बैंक या जो भी लिख दो। अब आप समझिए दोनों लेजर यहां पर क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। मान लो 50,000 से, मान लो ये पूरे महीने भर का जॉइंट फिगर में लिख रहा हूं, समझना। अब जब आप रिवर्स करोगे तो ज्यादा बेटर एंट्री क्या होगी मैं बताता हूं। मैंने पिछली क्लास में ये बोला था कि इन दोनों लेजर को हम क्या करते हैं, देखिए आप समझिए, ये आपने इनपुट लिया तो रिवर्स करोगे तो इनपुट के लेजर आपके क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो रिवर्सल में आप इनको क्या कर दो, इनपुट के लेजर को क्रेडिट कर दो टू इनपुट, जो भी है, IGST भी हो सकता है।
ये लेजर आपके क्रेडिट हो जाएंगे। मान लो इस 50,000 में से आपको 10,000 की आईटीसी रिवर्स करनी है, तो आपने ये 10,000 रुपए से इन दोनों लेजर को क्या कर दिया, बुक्स में क्रेडिट कर दिया। बुक्स की बात कर रहा हूं। और आप पोर्टल पर भी तो इसका इफेक्ट जाएगा, तो आप आईटीसी रिवर्सल का एक लेजर बना लो और इसमें ये 20,000 डाल दो, आपकी बुक्स में भी इसका लेजर चलता रहेगा और पोर्टल पर भी ये 20,000 रुपए उस महीने रिवर्सल में गए होंगे। और सर अब इस लेजर का हम ग्रुप क्या डालें, इस लेजर का ग्रुप आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल दो एक बार के लिए। लेकिन अब सवाल क्या बनेगा कि अगर मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालूंगा तो ये पीएनएल में दिखेगा, और हो सकता है कि ये 10,000 रुपए की आईटीसी में आगे जाके रिक्लेम कर पाऊं। तो अगर ये पीएनएल में दिखेगा तो मेरे प्रॉफिट को इसी साल क्या कर देगा, कम कर देगा। और मेरी बुक्स फाइनलाइज कर दी अगर मैंने 31 मार्च को, तो प्रॉफिट कम कर दिया टेक्निकली, जबकि ये तो असेट थी क्योंकि रिक्लेमेबल थी। समझना। तो ऐसे केस में मैं आपको बता रहा हूं कि आपका पूरे साल भर आपको ये एंट्रियां पास करनी, दोनों करनी है। जब जब भी आप आईटीसी को रिक्लेम करते हो उसी साल में, तब आप एक लेजर बना लो आईटीसी रिक्लेम वाला, और 2 उसको डेबिट कर दो और 2 आईटीसी रिवर्सल। क्योंकि कौन सी आईटीसी आप रिक्लेम करते हो बताओ, जो रिवर्स की गई आईटीसी है उसी को आप रिक्लेम करोगे, राइट। मान लो ये 10,000 की आईटीसी जो रिवर्स की गई थी, इसको अगर मैं रिक्लेम कर सकता हूं तो मैं ये एंट्री करूंगा आईटीसी रिक्लेमेबल या आईटीसी रिक्लेम अकाउंट डेबिट टू आईटीसी रिवर्सल, और इसका जो लेजर का ग्रुप होगा आप इसे करंट असेट डाल दो। क्योंकि रिक्लेम करने का मतलब क्या है, अगर मुझे बुक्स फाइनलाइज करनी है मार्च एंड में, और बुक्स फाइनलाइज करते वक्त अगर मेरे को पता है कि ये 20,000 तो मैं आगे जाके क्या कर पाऊंगा, 180 दिन में मुझे पेमेंट करना था सामने वाले सप्लायर को, मैंने नहीं किया, तो मैंने जो इनपुट ली थी उस बिल की वो क्या की, रिवर्स की। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं आगे जाके इस पार्टी को क्या करने वाला हूं, पेमेंट करने वाला हूं, तो ये मुझे वापस रिक्लेम हो जाएगी। तो ये तो मेरी एसेट हुई ना, खर्चा थोड़ी हुआ। तो मैं उस केस में इस अमाउंट को रिवर्सल में से उठा के ये 20,000 से यहां रिक्लेम में डाल दूंगा और इसका ग्रुप करंट एसेट डालूंगा, तो वो मेरे पीएनएल का पार्ट नहीं बनेगा बल्कि बैलेंस शीट का पार्ट बन जाएगा, जो कि वास्तव में एसेट है। एंड वेरी सुन दैट विल बी रिकवरेबल। लेकिन सर जरूर थोड़ी कि सारी की सारी आईटीसी रिक्लेम की जा सकती है, अभी अभी आपने हमें बताया। तो ऐसे केस में जब आप फाइनलाइज करने जाओगे, अपनी बुक्स का फाइनलाइजेशन होगा, उस वक्त आपको सिर्फ इसमें से ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे इस आईटी, क्योंकि जब मैं फाइनलाइजेशन के वक्त होऊंगा 31 मार्च को, अपनी बुक्स को क्या कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं, तो मेरा उस वक्त आईटीसी रिवर्सल में जितना भी बैलेंस पड़ा होगा, मुझे वहां पर सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी रिवर्सल मैं क्या कर सकता हूं, रिक्लेम कर सकता हूं। उन फिगर को मैं निकाल दूं। मान लो मुझे निकल कर आया 1 लाख को मैं रिक्लेम कर सकता हूं, और टोटल आईटीसी रिवर्सल में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 1 लाख को रिक्लेम कर सकता हूं, तो उस 1 लाख से मैं ये एंट्री पास कर दूं उस वक्त। और उस केस में आपने अभी तक हमने रिक्लेम नहीं की, कोई बात नहीं, आगे जाके करोगे आप। रिक्लेमेबल का लेजर बना के उसमें डाल दो, उसे एसेट बता दो, क्योंकि आप उसे पीएनएल में खड़ा रखोगे तो वो तो आपके प्रॉफिट को क्या कर देगा, कम कर देगा। जो टेक्निकली रॉन्ग हो गया वो तो एसेट थी, वापस मिलने वाली थी हमें, तो आप यहां रिक्लेम का लेजर बना सकते हो। कुछ लेजर और इंट्रोड्यूस कर सकते हो पहले से, कि आईटीसी रिवर्सल में भी आप 2 लेजर बना लो, आईटीसी रिवर्सल नॉन रिक्लेमेबल और आईटीसी रिवर्सल रिक्लेमेबल। तो आप जब जब भी रिवर्स करो तब आपको उस वक्त पता रहेगा कि मैं रिवर्स क्यों कर रहा हूं, और आपको अगर ये नियम पता है कौन से वाले कि ये रिक्लेमेबल वाले हैं, तो आप उसको रिक्लेमेबल लेजर यूज करो, और जो आपको पता है कि नॉन रिक्लेमेबल वाले हैं उसको आप डायरेक्ट नॉन रिक्लेमेबल में डालो। और अगर आपने ये ज्यादा बढ़िया कंडीशन हो जाएगी, आईटीसी रिवर्सल नॉन रिक्लेमेबल, इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो खर्चा ही है आपके लिए, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा और ये चला जाएगा आपके ट्रेडिंग या पीएनएल में। डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो आप समझते हो, ठीक है। और आईटीसी रिवर्सल रिक्लेमेबल का लेजर जो बनाओगे उसका ग्रुप क्या हो जाएगा, करंट असेट हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको इससे ज्यादा बढ़िया यही है, रिक्लेमेबल, आईटीसी रिवर्सल रिक्लेमेबल, इसका ग्रुप करंट असेट डाल दो। सबसे बेस्ट तरीका यही है। और जब जब भी आप आईटीसी किसी महीने में रिवर्स कर रहे हो, तो आप उस वक्त ये पता कर लो
या आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आप किन वजहों से क्या कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, तो आप उसको कौन सा लेजर सेलेक्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली इससे क्या होगा कि डायरेक्टली हमारा अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया, एक अमाउंट हमारा पीएनएल में चला गया, एक अमाउंट हमारा करंट एसेट में चला गया। और जो रिक्लेमेबल में जो अमाउंट गया और वो जिस भी महीने में हम रिक्लेम करेंगे उसमें फिर हम एक एंट्री और कर लेते हैं, आईटीसी रिक्लेम का लेजर बना लें, या फिर हाँ आईटीसी रिक्लेम का लेजर बनाओ तो ठीक है, नहीं तो आप उस केस में देखो जब आप रिक्लेम करोगे तो वो क्रेडिट लेजर में जाएगा, अमाउंट वापस से क्रेडिट लेजर में जाके जुड़ेगा। तो अभी मैंने आज इस क्लास के शुरू में बोला था कि क्रेडिट लेजर में अपनी बुक्स को क्रेडिट लेजर के साथ कैसे चलाना वो भी मैं बताऊंगा। तो आप इसको रिक्लेमेबल में पढ़ा रखो और जब रिक्लेम करते हो तो आईटीसी क्रेडिट लेजर करके एक और लेजर बनाओ, उसको डेबिट करते हो, रिक्लेमेबल को क्रेडिट कर दो, उसमें से वो अमाउंट कम होता जाएगा। तो ये लेजर पोर्टल पे जो लेजर चल रहे हैं और बुक्स में जो चल रहे हैं हमेशा क्या चलेंगे, मैच चलेंगे, और आप उसको आराम से रिकंसाइल कर पाओगे। आपको ये हमेशा पता रहेगा कि आपने कौन कौन से महीने में कितनी आईटीसी रिवर्स की, और रिवर्स जो की वो भी नॉन रिक्लेमेबल कितनी थी और रिक्लेमेबल कितनी थी। और जैसा कि अभी नोट्स में भी मैंने आपको बताया था कि नॉन रिक्लेमेबल आपको कहां दिखेगी, टेबल नंबर 4B1 में, और रिक्लेमेबल कहां दिखेगी। तो ये जो फिगर आप किसी भी महीने में देखोगे ये आपकी बुक्स में भी दिखेंगे अगर दोनों के लिए अलग अलग लेजर बनाओगे तो। थोड़ा सा ये मिस किया था मैंने प्रीवियस क्लास में, इसको आज की क्लास में मैंने बताया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा फील कर रहे हैं इस वीडियो को सुनने के बाद, और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।